वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, तो ही आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है आपको यह पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा और इंटरव्यू में भी काम देगा। कैसे? यह जो टॉपिक जो आज आया है, रिपोर्ट आया है संयुक्त राष्ट्र का, वो हमारे देश से रिलेटेड है। और यह इस प्रकार का जब भी टॉपिक आता है वो उस साल के प्रश्नों में देखा जाता है। किसी भी एग्जाम में वो आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं तो पीटी फैक्ट के तौर पर नजर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज क्या है उसे देखते हैं। यह जो टॉपिक है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना भारत, यह आपको टॉपिक में आएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में आएगा और जनसांख्यिकीय जो लाभ है उससे संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। और स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट क्या करेंगे, अपने टॉपिक से यह टैली कर लेंगे। यह जो अपने जीएस पेपर 1, 2 या जिस तरीके से 3, 4 जिनका पेपर होगा, जैसे यूपी में 4 पेपर है, तो आप टैली कर सकते हैं अपने जीएस वाले पार्ट से कि जनसांख्यिकीय लाभ कहाँ पर आपका किस पेपर में है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इससे 2-3 फैक्टर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो इसके लाभ पूछे जाएंगे, दूसरा हानि पूछा जाएगा, तीसरा आपको यथास्थिति पूछी जाएगी और इसका भविष्य क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम पूरी करेंगे। इस प्रकार 4 डायग्राम से इसका प्रश्न पूछ सकता है और आपको चारों डायग्राम इसके आपको कवर करने होंगे। कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में। इसका स्टेटस, वर्तमान स्टेटस क्या है और भविष्य कैसे निर्धारित कर सकता है, आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल भारत का कैसा होगा, इसके लिए आपका भविष्य पूछा जा सकता है इसके संदर्भ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा, सारी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाए, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो लगातार चलता है तो उम्मीद करता हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक को साथ में कवर करता चलूँ। तो आपका भी सहयोग बना रहे, तो सपोर्टिव मैसेज भी करना चाहिए आप लोगों को। सेल्फिश मत बनिए आप लोग भी, ठीक ना। चलिए, और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए बात यह समझने की जरूरत है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए ना व्यक्ति विशेष से ज्यादा सामूहिक विशेष प्रयास बहुत जरूरी होता है। अब मैं बार बार ये बात क्यों बोलता हूँ कि जितना आप सजग रूप से हमें सपोर्ट करिएगा, हम उतने ही बेहतर रूप से निखरने का प्रयास करेंगे, उतनी ही जवाबदेहिता तय होती जाएगी और एक बेहतर संस्थान का निर्माण किया जा सकता है आने वाले समय में, जो कम लागत में आपको उच्च गुणवत्ता के साथ चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा सके, बिना लेट लपीती चीज़ों को कवर किए हुए, चीज़ों टू दी पॉइंट, टू दी एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जाए। किसी प्रकार का, देखिए 1 से 2 साल आप मेहनत करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो गलतियां हम लोग किए हैं वो गलतियां आप लोग मत दोहराइए। बार बार मैं ये बातें कहता हूँ, ये बहुत लोगों को बुरा लगता होगा पर बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है। तो जिनको रिजल्ट चाहिए तो वो ऐसा सुनेंगे, करेंगे भी काम। चलिए, अब बात है कि देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया। यह रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र का ताजा रिपोर्ट आया है, जिसमें भारत की आबादी अब लगभग 142.86 करोड़ हो गया है, अर्थात 1 अरब 42 करोड़। ध्यान रखिएगा, 1 अरब 42 करोड़ हो चुका है। चीन अभी है 1 अरब 42 लाख, यानी सॉरी 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख के आसपास उनकी जनसंख्या हुई है, अर्थात चीन हमसे कम हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इस तीसरे नंबर पर अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है। सोच के देखिएगा फर्स्ट सेकंड में अंतर कितना है और ये थर्ड जो देश है उसके बीच अंतर कितना है। सोच के देखिएगा, लगभग 1 अरब 1 करोड़ जनसंख्या का अंतर है। तो और भूभाग में देखिएगा अंतर कितना है, सोच के देखिएगा। तो इस प्रकार के जनसांख्यिकीय लाभ है, तो बहुत से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम आंकड़ों पर चलेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो 15 नवंबर है, वैश्विक जो 15 नवंबर जो 2022, याद रखिएगा इस डेट को,
15 नवंबर 2022, ये डेट याद रखिएगा, इस पर मैंने न्यूज एनालिसिस भी किया था। उसमें वैश्विक आबादी 8 अरब से अधिक हो चुकी है और उस दिन आपको सारे आंकड़े दिए थे कितनी जनसंख्या कब तक हो जाएगी विश्व की, उसमें भारत का क्या योगदान होगा, मैंने उस दिन चर्चा किया था, जाके 15 नवंबर का आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिएगा, भारत 50 तक लगभग 36.1 करोड़ था और संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2050 के आबादी रिपोर्ट का आरंभ किया। इसके बाद आंकड़े आए 2050 तक भारत की आबादी लगभग 166.8 करोड़ हो जाएगा, अर्थात 1 अरब 66 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो सोच के देखिएगा आने वाले 50 तक हम कितनी बड़ी जनसंख्या को लेकर चलने वाले हैं, जबकि जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, इसी दौरान चीन की जनसंख्या घटकर 131.7 करोड़ अर्थात 1 अरब 31 करोड़ जनसंख्या उसके पास होगी, अर्थात उसके पास जनसंख्या कम होगी। तो यह 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा। भारत के पास एक बेहतर अवसर है कि हम वैश्विक नेतृत्व को प्राप्त कर सके एक जनसंख्या लाभांश के तौर पर। अभी आंकड़े में प्रस्तुत करूंगा, ऐसा क्यों है इसे समझने का जरूर कोशिश कीजिएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा 1950 से लेकर 2020 तक यह जो प्रतिशत दर है, दशकीय प्रतिशत दर, वो कम रहा। भारत में बीते वर्ष प्रजनन दर 1.56 प्रजनन दर, अर्थात कहने का मतलब एक महिला अपने औसत प्रजनन काल में कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, तो इसके संदर्भ में बातें की जा रही है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक युवा है, तो बिहार और यूपी के जो स्टेट हैं भारत में, इसके सरकारें लाभ ले सकती है, लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे युवा है जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, और ये संस्था के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, किसमें, डिकोड सीरीज में। तो आप लोग जाके युक्ति या इसका डिकोड सीरीज देखिएगा, उसमें यूएन की संस्थाओं की चर्चा हो चुकी है। यह कौन संस्था है देखिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना आप लोगों को, प्रीवियस वीडियो जाके एक बार रिपीट कर लीजिए। सारी चीजें जो एग्जाम ओरिएंट चीजें लगभग कवर हो चुकी है, बस रिपीट हो रहा है। चीजों को बेहतर तरीके से बार बार पढ़िए, देखिए, सुनिए, बार बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को कवर करते चलिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े अधिकांश जो जनसंख्या युवा है, जबकि केरल और पंजाब जैसे सबसे बुजुर्ग वहां बसते हैं। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखना। भारत में जीवन प्रत्याशा महिलाओं का 74% है और पुरुषों का 71% है, अर्थात जीवन प्रत्याशा महिलाओं का अधिक है। ये भी आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। भारत जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के लोग कितने हिस्सेदारी है, तो देखिए यहाँ पर 15 से 64, अर्थात जिसे युवा वर्ग माना जाता है, कार्यशील जनसंख्या जिसे माना जाता है, वो देखिए आपको यहाँ पर 68% है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको आंकड़े को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब नागरिकों को 1.4 अरब अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बोलूं, समझिएगा, यहाँ पर जनसंख्या का अधिक होना और उसका प्रबंधन करना केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग इस माइंड को, सेट को अपने दिमाग में डाल लीजिए। जितनी जवाबदेही सरकार की है, राज्यों की है, उतनी ही जवाबदेही आपको एक व्यक्ति विशेष के तौर पर आपकी भी है कि हम देश की प्रगति में किस प्रकार के योगदान कर सकते हैं, कितने स्तर तक पहुंच सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप 21 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं और 24 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसके बीच में आपको एक अल्टरनेट जॉब क्रिएशन पार्ट ढूंढ लेना चाहिए मेरे मत से, क्योंकि इसके बाद 24 के बाद है ना, आप एसेट के तौर पर बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एसेट बार बार बोलता हूँ, राज्य का एसेट। तो आप जब इस क्रॉस लाइन को जैसे जैसे इसके नजदीक आएंगे, 21 से लेकर 24 के बीच में, तो आप एक एसेट के रूप में उपयोगी हो सकते हैं जब आप एक अर्न वाले कैटेगरी में आएंगे, जहां पर एसेट अर्न कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे परिवार पर दबाव मुक्त होगा, परिवार पर आर्थिक बोझ जो होता है वो कम होगा। साथ ही साथ आप एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आगे बढ़ेंगे, खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर पाएंगे। इस तरह सरकार है ना, एक कुशल प्रबंधन क्षेत्र को डेवलप कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ। इंडिया के मैप में जो दक्षिण भारत है, वहां पर जितने भी युवा वर्ग है, मैट्रिक इंटर करते हुए
करते दौरान अपना जब इंटर और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, मैट्रिक करते ही वो है ना प्राइवेट जॉब या इस प्रकार से जॉब क्रिएट जहां पर कुछ पैसे, जैसे बहुत से वहां विकल्प आपको दिए जाते हैं, प्राप्त है, वहां पर जॉब कर लेता है, परिवार भी इसको स्वीकृति देता है। पर उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं, जहाँ यूपी और बिहार की बात की जाए, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, इन क्षेत्रों की बात की जाए, तो यहाँ पर लोग अपने सरकारी जॉब और भी अन्य विकल्प के लिए क्या करते हैं, 28 से लेकर 30 वर्ष तक लगातार उनको पैसे भेजते हैं। और भी ऐसा नहीं कि ये गलत है, ठीक ना। इसके साथ साथ उन युवाओं को यह भी सोचना चाहिए हम एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वर्क कैसे कर सकते हैं। अब तो और भी कोविड के बाद अवसर नए नए खुल चुके, घर बैठे आप काम कर सकते हैं, तो एक एसेट निर्माण कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन अवसरों को रूप में देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यूएनडीएफसी का एक रिपोर्ट है जिसमें बातें की गई, प्रतिनिधि जो एंड्रिया बिजनोर कहते हैं कि नागरिक है ना, जितने नागरिक है उतने अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अर्थात 15 से 24 वर्ग के जो वर्ग के वायु, देखिए यहाँ पर बात की गई 15 से लेकर 24 आयु वर्ग के जो 25.4 करोड़ युवा हैं, देश के नवोन्मेष, नवाचार और समस्याओं के हल खोजने का स्रोत बन सकता है। तो यह कैसे होगा, जब तक वो खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हमको कुछ नया आइडिया करना है। मैं एक रिपोर्ट आप लोग को आंकड़ा देता हूँ, एक अमेरिका का एक बच्चा है, 17 साल में हम लोग क्या करते हैं, सोच के देखिए, 17 साल में हम लोग क्या करते हैं, इंटर और ग्रेजुएशन के इंटर के आसपास होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस 17 साल की उम्र में इस बच्चे ने 400 करोड़ का है ना स्टार्टअप तैयार कर लिया था। अब यहाँ बोलिएगा माहौल का, माहौल ऐसा वहाँ है, तो वहाँ माहौल अमेरिका में जरूर ऐसा है, पर इच्छा शक्ति नाम का भी तो चीज होता है ना। यहाँ पर तो बच्चे 17 साल की उम्र के बच्चे क्या करेंगे कि पापा और मम्मी के प्यारे बने रहेंगे, लड़कियां पापा की परी रहेगी, बेटे पापा के दुलारे रहेंगे, माँ के दुलारे रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा कि हमें एक इनोवेटिव एसेट बनना है, तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद ही ना आप कुछ सोच पाइएगा कि हमके पास पूंजी है या नहीं है, या तो हम इसके लिए और भी कुछ विकल्प तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर नए नए इनोवेशन करना का, आइडिया डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं युवाओं में। युवाओं के दिमाग में क्या चलता है कि हम क्या करेंगे, एक सरकारी जॉब प्राप्त करेंगे, और जो सरकारी जॉब 2.4% पूरा इंडिया में है, ध्यान रखिएगा। इसके आसपास आंकड़े कभी बढ़ते कभी घटते, पर औसत आंकड़ा इतना ही है। कुल जो रोजगार उसका 2.4% ही रोजगार है, सरकारी जॉब। इसी में स्टूडेंट आधा परेशान रहते हैं, पूरा यूथ लगा रहता है। पर प्राइवेट जॉब पर ये उम्र सीमा जब समाप्त हो जाती है, तो इसके बाद प्राइवेट जॉब में जाते हैं, जहां पर उनका उपयोगी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता, उनको कुछ कम आपको प्राप्त होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। चीन बोला हमारे पास 90 करोड़ कुशल रोजगार कामगार हैं। तो ये जनसंख्या जो लाभ का जो संख्या पर गुण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। चीन के द्वारा क्या कहा गया है, जनसंख्या का लाभ संख्या पर नहीं निर्धारित हो सकता है, उसकी गुणवत्ता पर निर्धारित होता है। जो बात मैं अभी बोल रहा हूं कि गुणवत्ता युक्त एसेट का निर्माण किया जाना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर, यह बहुत बड़ा उपयोगी तथ्य है कि इसे आपको समझने की जरूरत है कि संख्या से ज्यादा है ना कि गुणवत्ता युक्त आपको जनसंख्या होना चाहिए। इसका एग्जांपल आप कहां से देख सकते हैं, आप एक मूवी देखे होंगे 300, आपको मूवी, हॉलीवुड की मूवी है 300, स्पार्टन मूवी है। स्पार्टन मूवी 300 सैनिक वहां पर रहते हैं स्पार्टन का, जो किसी विदेशी से युद्ध करते। ये 300 की जो सेना थी, गुणवत्ता युक्त थी, जो युद्ध कौशल में पूरी तरह जान न्यौछावर करने वाले योद्धा थे। वो लगभग उस समय आपको विश्व की सबसे बड़ी सेना को हराया था। तो सोच के देखिएगा, सेना जो आया था उसको हराया था। तो इसके पास ऐसा नहीं कि देखिए संख्या बल कितना था और यहाँ पर कितना है। तो गुणवत्ता युक्त जब भी आपके पास एसेट होगा, उसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। तो सोच के देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर
आपको ये ऐतिहासिक साक्ष्य भी है कि जिस देश का गुणवत्ता युक्त जनसंख्या रहा है वो ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा सफलता प्राप्त किया है। इसके नीचे चलिए, पेज नंबर आपको नीचे भी इसमें इसके संबंधित आपको कवर किया गया पेज नंबर 6 में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वहाँ भी आंकड़े बहुत दिए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। देखिए यह आंकड़ा आज बेहतर तरीके से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा बैठ के, आज जितना देर समय लगे, क्योंकि यह अगले 1 से 2 साल तक आपको काम देगा। अगले 1-2 साल तक इससे संबंधित प्रश्न आपको बहुत जगह पूछे जाएंगे, जिसमें एक देखिए बात की गई है कि भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या की चुनौती के बीच भारत के लिए अवसर कैसे है, उसके लिए क्या क्या काम कर रहा है, यह जनसांख्यिकी लाभांश का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए सरकार के तरफ से कुछ आंकड़े जो हाल फिलहाल में किए गए उसको यहाँ पर समाहित किया गया। जैसे भारत में 23 यूनिकॉर्न कंपनियां ऐसी है जो वर्ष 2022 में बनी। सोच के देखिए 2022 में 23 यूनिकॉर्न कंपनी, हालांकि भारत में अब तक 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, पर 2022 की बात कर रहा है, केवल 2022 में। अब ये जो विश्व का सर्वाधिक यूनिकॉर्न रहा है, यहाँ पर लगभग जिसका 62,800 करोड़ रुपए से अधिक वैल्यू के स्टार्टअप के तौर पर देखा जाता है प्रत्येक का। तो यहाँ पर आंकड़े आपको दे सकते हैं, जब स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न कंपनी है, तो लाभ इसका अधिक प्राप्त होगा युवाओं को और भी जो लोग हैं इससे संबंध। अब 10,000 करोड़ से राशि से अधिक वर्ष 2016 से केंद्र सरकार की तरफ से स्टार्टअप के लिए सहायता कोष डेवलप किया गया, जिस पर मैंने भी आपको पहले चर्चा किया था, स्टार्टअप कोष कैसे सरकार अपना युवाओं को मदद कर सकता है इसके लिए, इसके संदर्भ में। अब है कि इसके साथ साथ देखिए 84.012 स्टार्टअप भारत में 30 नवंबर 2022 तक पंजीकृत थे। सोच के देखिएगा 84,000 आसपास आपको स्टार्टअप यहाँ पर आपको भारत में पंजीकृत है। ध्यान रखिएगा वर्ष 2016 में यह संख्या 452 थी। तो सोच के यहाँ पर समझने वाली बात है यहाँ पर चीजें। अब देखिएगा देश में बदलती कार्य संस्कृति, केंद्र सरकार के पास पर्याप्त युवा है, इसके कॉन्सेप्ट को आप अंडरलाइन किया गया। स्टार्टअप इंडिया की बात की गई है, कौशल विकास की बात की गई है, लेकर स्टार्टअप क्षेत्र में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है, यह पहुंच चुका है। ये सब आंकड़े आपको लिख लेना है। युवाओं में टिकी है आशा, कैसे युवा, हमारे देश के युवा मजबूत एक संसाधन के रूप में उपयोगी हो सकते हैं, साथ ही साथ यह कैसे कामगारों को अधिक उपलब्ध होंगे, आदि चीजों को यहाँ पर देखने की जरूरत है। विश्व में मजबूत होगी स्थिति, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सर्वाधिक आबादी वाले देश बनने, सुरक्षा परिषद का दावा सशक्त होगा। यह भी एक आंकड़ा मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि विश्व की जब सबसे बड़ी जनसंख्या का देश हो जाएगा भारत, तो यहाँ पर उपभोक्ता भी हो जाएगा, और उपभोक्ता वर्तमान में वैश्विक मांग को पूरा कर रहा है। हम जिस प्रकार से डिमांड करेंगे वैसे विश्व को सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी मांग क्या है कि विश्व परिषद में हमें, जो सुरक्षा परिषद में है, उसे हमें शामिल करना, अस्थायी सदस्यता देना है। अगर बार बार मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आप लोग को दिया था, अब सुरक्षा परिषद के पास है ना कुछ वर्ष और भी है, 10 से 15 साल वेट कीजिएगा, स्वयं आपको एक लेटर देगा यह संस्था कि आप भारत सदस्य बन जाओ। इसके पीछे बहुत से आयाम मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, ये कैसे होगा, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस वीडियो को जरूर रेगुलर देखिए। अब वो आधार पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का दावा कर सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड बनाकर भारत अपनी वैश्विक छवि को सशक्त कर रहा है। औसत जो आयु है 28 वर्ष, उसमें आपको आधे से अधिक आबादी 30 वर्ष कम आयु की, जबकि औसत आयु 28 वर्ष है। अमेरिका चीन के करीब 38 वर्ष है। तो ये सब आंकड़े जो है, औसत आयु 28 वर्ष, 10 वर्ष हम लोग अधिक युवा हैं, तो ये भी हमें उपयोगी बना सकता है। साथ ही साथ भारत 2022 तक 2.3 करोड़ बच्चों को जन्म लिया, जबकि चीन में यह सर्वाधिक 95 लाख था। ये भी आपको आंकड़े प्रस्तुत करना। पर्यावरण पर होगा प्रभाव, पर्यावरण भी दिया कह रहे हैं CR बाबू के अनुसार कि बढ़ती जनसंख्या वन क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव बढ़ा सकती है। GrowTrist.com के प्रदीप शाह के अनुसार जलवायु परिवर्तन, आबादी क्षेत्र में कमी सीधा संबंध रहता है, यह भी प्रभावित होगा। ये सब आंकड़े हैं, इसको देख लेना। ये चुनौतियां हो सकती, बढ़ती आबादी, सापेक्ष संसाधनों का वितरण, वर्तमान में बहुत से संसाधनों का वितरण बेहतर तरीके से नहीं होता, तो और भी बढ़ती जनसंख्या होगी तो कैसे हम संसाधनों का वितरण करेंगे, अर्थात लोगों तक सभी संसाधनों का बराबर समुचित वितरण हम कैसे करेंगे, यह सबसे बड़ी समस्या सरकार के पास होगी। हर व्यक्ति खाद्यान्न की पहुंच, बिजली की पहुंच, पानी की उपलब्धता विशेष प्रयास करना होगा। और मैंने आप लोग को क्या बोला था, कुछ महीने पहले ही ये कॉन्सेप्ट बताया था
कि लोगों का भी वर्तमान सरकार या किसी भी सरकार से बस यही होता है कि पानी दे दो मुझे, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, यही तीन तीन चार चीजें प्राप्त करने। पर मैंने आप क्या बताया कि आने वाले समय में लोगों के पास विकास के अन्य मानक भी पहुंचाने होंगे, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे एसडीजी का गोल जो है, जो सतत विकास का लक्ष्य है, एसडीजी का जो गोल है 17 लक्ष्य, उसे पहुंचाना और उसका अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त करना भी एक लक्ष्य हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर आपको काम करेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है। गांव तक बिजली, स्वास्थ्य सेवा, देखिए सभी की चर्चा होगी, जीडीपी की स्थिति, तो ये सब आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में रखना है। अब हम वैश्विक आबादी का भूभाग का 2.4% है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका, यूरोप और कई अफ्रीकी देशों से अधिक है। तो हम कैसे बेहतर संसाधन, बेहतर प्रबंधन करेंगे, यह सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखने को मिल जाएगा। फिर 2.06% क्या है, हिस्सेदारी मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र को विश्व के कुल आबादी का। तो ये क्षेत्र जो है, जो ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, इंडिया के बाद जो ये क्षेत्र है, यहाँ तक जो आप क्षेत्र देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया से पहले, ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर ये क्षेत्र, कैसे इसका प्रबंधन करेगा भारत, इन क्षेत्रों में कैसे अपनी स्थिति स्थापित कर पाएगा एक सबसे बड़े देश के तौर पर। तो यह भी एक नया फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना होगा। अब ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब इससे बाद है, पिछले जाने वाले मामले में पाकिस्तान सबसे आगे रहा है, जहां पर 1.6 करोड़ से अधिक लोग विदेश गए, जबकि भारत इसी आबादी में 35 लाख वर्ग जो लोग हैं बाहर गए। अर्थात इस क्षेत्र से कार्य के लिए बाहर जो जाते हैं, पाकिस्तान सबसे ज्यादा जाता है इन क्षेत्रों से, जिस क्षेत्र की बात मैंने अभी कहा उसके संदर्भ में। अब संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2030 में 8.5 अरब हो जाएगा, जिसमें से 1.4 भारत का ही आंकड़ा रहेगा। 2050 में 9.7 हो जाएगा, तो जहां पर 1.66 भारत का रहेगा। वो 2100 तक जब हम पहुंचेंगे, वहां पर 10 अरब की जनसंख्या होगी। और 2050 में सबसे अधिक आबादी वाले 8 देशों के बढ़ने का अनुमान, जिसमें कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया देश शामिल होता है। इतने आंकड़े आपको आज राइट डाउन कर लेना है, ताकि आने वाले 1 से 2 साल में जो भी एग्जाम आप लोग देते हैं, तो वहां पर इसका उपयोगी बनाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, देखिए 22 मिनट लगातार मैं बोला इस पर, इसलिए इस सब चीजों को सीरियस लेके चलिएगा। साथ ही साथ देखिए, क्वांटम तकनीक धाक जमाएगा भारत, यह सूचना प्रौद्योगिकी के टॉपिक में आएगा। यूपीएससी के जीएस पेपर 3rd में यह टॉपिक आएगा। तो स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने एग्जाम जीएस पेपर से मिला लेंगे, टैली कर लेंगे। देखिए, कैबिनेट जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अध्यक्षता में होता है कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट का, उस पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है उसकी मंजूरी दे दी। इसकी मंजूरी के साथ ही भारत में क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला विश्व का 7वां देश बन गया है। तो ये तो पहले पीटी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। दूसरा, इसमें इससे पहले कौन कौन थे, तो अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, इस तरह के मिशन पहले भी शुरू कर चुके हैं। तो 7वां देश भारत है। तो इससे पहले 6 देश और है, तो उनका भी नाम आप लोग को याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। अब 2023-24 में 31 तक चलने वाले क्वांटम मिशन 8 वर्षों में लगभग 3.65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे, ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं। और इसका अवधि कितना है, तो 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। तो आपको यह अवधि भी याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। अब यहाँ पर सारी कहानियां हो जाएगी। क्वांटम क्वांटम क्या होता है, क्वांटम तकनीक क्या होता है, अभी मैं बात करूंगा इस पर आगे। ये जो लिखा हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, इसे एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। सिंपल सा लॉजिकली अगर बात की जाए, तो देखिए किन किन से लाभ होगा क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देने से। सुपर जो कंडक्टिंग है, उस पर फोटोनिक टेक्निक पर लाभ मिलेगा। भौतिक क्यूबिट्स की क्षमता और मीडियम जो क्वांटम कंप्यूटर विकसित है करने का लक्ष्य प्राप्त होगा। भारत इस पर पहले से भी काम कर रहा है। अब ध्यान रखिए, ग्राउंड स्टेशन के बीच उपग्रह आधारित जो सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन है वो डेवलप होगा, अर्थात संचार से डेवलप होगा। क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप होगा, हम लोग एक दूसरे से साथ और भी बेहतर तरीके से बात विचार कर सकते हैं, अर्थात कम्युनिकेशन कल्चर डेवलप होगा। उसके बाद आप लोग को शहरों में क्वांटम नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है, बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। इस मिशन के अन्य पहलू है, परमाणु जो प्रणालियां हैं, परमाणु घड़ियां हैं, जो एटॉमिक वॉच बोला जाता है, जिसे विकसित करने में संवेदनशील लेंस मैग्नोमीटर विकसित किया जा सकता है। जिसके बाद हम लोग सुपर कंडक्टर नए
सेमीकंडक्टर और इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, टोपोलॉजिकल सामग्री डिजाइन कर सकते हैं, ये सब आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम और भी चीज़ें, क्वांटम सेंसिंग, कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटरिंग, इसके बाद बहुत से विकल्प हमारे पास हो जाएंगे। मेट्रोलॉजी बढ़ जाएगा, मौसम विज्ञान संबंधी हम सटीक आकलन कर पाएंगे। शैक्षणिक और शोध अनुसंधान जुड़े स्थापित बहुत से और भी चीज़ें हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक बेहतर प्रबंधन लेकर आएगा। इसके तहत हम लोग इस मिशन संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र के साथ साथ क्या कर सकते हैं, साथ साथ दवाओं के निर्माण, अंतरिक्ष तकनीक को लाभ दे सकते हैं। या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्म भारत जैसे प्राथमिक राष्ट्रीय जो प्राथमिकताओं को पूरा करने में लक्ष्य होगा। तो क्वेश्चन के आज मेंस आंसर राइटिंग में ये जितना नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, सभी के बारे में आप डिटेल आप लिख के भेजिएगा शॉर्ट नोट के तौर पर। यह कब शुरू हुआ था, इसके लक्ष्य क्या है, वर्तमान में डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम क्या चल रहा है, तो ये सब ऐसे ही मेक इन इंडिया का, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से क्या समझते हैं, तो जितने हैं इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। जब तक आप लोग एग्जाम तैयारी करिएगा ना, तब तक ये काम देगा। और ये कौशल विकास प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही बेहतर प्रबंधन करता है। ये सब कॉन्सेप्ट, तो ये भी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप जनसंख्या वाले पार्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं इत्यादि सब। इसके अतिरिक्त देखिए हम बात करेंगे, सारी कहानियां होने के बाद आपकी जानकारी तो होनी चाहिए ना, प्रारंभिक जो कंप्यूटरिंग है या तो क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसका मूल अंतर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो परंपरागत कंप्यूटर जो हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, पहले और भी सिस्टम था, या वर्तमान में जो चीज़ें यूज करते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, उसमें सूचनाओं को बिट्स में या 1 या 0 प्रोसेसर के रूप में किया जाता है। सूचनाओं का मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो 0-1 या 1-0 के कॉन्सेप्ट में ही जाएगा, जिसे बाइनरी नंबर थ्योरी कहा जाता है। ये सब आप लोगों को पता होगा। यह प्रणाली प्रारंभिक भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसरण करती है। ध्यान रखिएगा, जिसके तहत कंप्यूटर एक समय में 1 या 0 का प्रोसेस करता है, इसके संदर्भ में। इसके साथ साथ क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, यह क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के रूप में या क्वांटम बिट्स के रूप में इसका गणना करता है, जहां पर क्वांटम यांत्रिकी अर्थात जो तकनीक है उसके गुणों को बेहद उपयोगी बना देता है। जैसे प्रोसेसर 1-0 दोनों अवस्थाएं एक साथ हो सकता है, जिसमें क्वांटम सुपर पोजिशनिंग की अवस्था कहा जाता है, इसको प्राप्त करता है। सुपर कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटर का मूल तत्व क्या है, इसे याद रखिएगा। 3 मूल तत्व है, जिसमें सुपर पोजिशन, इंटेलिगमेंट और इंटरफेरेंस, इसका एक 3 कॉन्सेप्ट आता है, मूल तत्व है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे याद रखने की जरूरत है। जिसमें सुपर पोजिशन क्या है, क्वांटम सुपर पोजिशन में यदि एक क्वांटम कंप्यूटर योजनाबद्ध तरीके से रूप से काम, 1 सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, इसको बोल लेने दीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा परेशानी हो जाता है कभी कभी। तो चलिए ये सुपर पोजिशन क्या है, क्वांटम सुपर पोजिशन, यदि एक क्वांटम कंप्यूटर योजनाबद्ध तरीके से रूप से काम करता था, हम सीरियल बाय चीज़ों को डेवलप करते हैं, तो यह एक साथ समानांतर रूप से कार्य कर सकता है, एक ही समय में बहुत से कार्य कर सकता है। इसके लिए प्रारंभिक कंप्यूटर की नकल कर सकता है, उसके साथ ही कार्य कर सकता है, अर्थात उसी रूप में भी काम कर सकता है। पर ध्यान रखिए, यह मल्टीपर्पज काम करेगा। जो फिर एंगलमेंट क्या होता है, यह एक जोड़ी क्यूबिट्स होता है, जिसके तहत सकल क्वांटम अवस्था मौजूद होते हैं। यह क्यूबिट्स की स्थिति बदलने के तुरंत बाद स्थिति के परिवर्तन या पूर्वानुमान करता है। इसके आधार पर हम इसे स्पष्ट करते हैं। ऐसा तभी होता है जब ये बहुत ही अधिक दूरी तक अलग अलग रखे जाते हैं, इसके संदर्भ में चीजें स्पष्ट होती है। आइंस्टीन द्वारा इस तरह की घटना को एक्शन एट द डिटेंस के नाम दिया गया। इसको थोड़ा सा अतिरिक्त नोट करके याद कर लीजिएगा, अगर इसके संदर्भ में कभी पूछ दे तो आइंस्टीन ने इससे क्या नाम दिया था। इसके बाद इंटरफेरेंस क्या है, प्राथमिक कण क्यूबिट्स जो 0-1 है, वो किसी भी समय में सुपर पोजिशनिंग के माध्यम से अर्थात मल्टीपर्पज यूज में एक से अधिक स्थानांतरों पर उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन एक ही व्यक्तिगत कण, जैसे फोटोन, प्रकाश कण जिसे फोटोन हम लोग कहते हैं, कि स्वयं प्रक्षेपक के रूप में काम करता है और अधिक से अधिक दिशा में कार्य कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, आदि इसके कार्य हो सकते हैं। अब क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुसंधान, जितने भी प्रकार के अनुसंधान है, जैसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो हम लोग चला रहे हैं, GIP, उसका कृषि, चिकित्सा आदि जितने भी अनुसंधान है, उसमें हमारा और भी तीव्रतम स्तर प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए हम अभी 10% कर रहे हैं वर्तमान सुपर कंप्यूटर से या जो भी
चीज़ें से कर रहे हैं, यह गति बढ़कर आपको 10 से 50 गुना अधिक तक हो जाएगा। अर्थात गुने में हम बात कर रहे हैं, अब हम 100 गुना अधिक स्पीड से काम कर सकते हैं, 500 गुना अधिक से स्पीड से काम कर सकते हैं। अर्थात यह अर्थ समझिएगा। अब आपदा प्रबंधन है, उसको हम और भी बेहतर तरीके से उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसके लिए बेहतर प्रबंधन डिसाइड कर 3D एनिमेशन कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। ये सब चीज़ें आपको औषधि विकास में हम लोग, अर्थात जो प्रोडक्ट है, आपको हेल्थ का प्रोडक्ट औषधि के रूप में हम और भी बेहतर रिसर्च कर सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं। संचार क्षेत्र में और भी हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, और भी बेहतर विकल्प लेके आ सकते हैं। ये सब लाभ होगा इसका। साथ ही साथ औद्योगिक 4.0 आप नाम सुने होंगे, संवर्धन उसका और भी बेहतर हम लोग कर सकते हैं। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़ेगा। इंटरनेट ऑफ द थिंग जिसे IoT बोला जाता है, वो मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आदि जो भी है लाभ और भी बेहतर तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो वर्तमान है उससे भी कई गुना हम लोग और भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे, नीचे आ जाएगा। देखिए दिल्ली में, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि दिल्ली में एकमात्र ऐसा, हमारे देश में एकमात्र ऐसा राज्य दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश, जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ऐसे लड़ते हैं जैसे घर में सास और बहू हो ना, उसके कॉन्सेप्ट में। अर्थात कोई भी अपनी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने को तैयार नहीं होता। एक कहने का अर्थ यह है, हालांकि किताबों में ये नहीं लिखना, आप लोगों को आंसर में नहीं लिखना है, नहीं तो बहुत सारे नंबर कट जाएंगे, पर एक व्यवहारिक तौर पर आपको ये समझ विकसित होनी चाहिए। देखिए अगर राज्यपाल, जहां स्कूलों में प्राचार्य ने शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षा का क्या हाल होगा, LG के द्वारा बोला गया। कल शिक्षा के संदर्भ में कुछ 324 प्रधानाचार्य और 500 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया, उसके संदर्भ में बातें की गई। तो चलिए, राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, तो राज्य का अंग दोनों है, LG भी है और CM भी है, तो दोनों के पर कर्तव्य निर्धारित होना चाहिए ना। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे पर गलतियां थोपते हैं कि नहीं। कैसे सास पुतों कैसे लड़ती हैं कि मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो बहू बोलती है कि सास की गलती है, मेरी गलती नहीं है, पर दोनों की गलतियां वहां होती है। दोनों अपना 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 मत अपने सर पर नहीं लेती जो गलतियां, कि अगर कर लेती तो समस्या वहीं सॉर्ट आउट हो जाता। देखिए क्या बोला गया है, अगर दिल्ली सरकार विभागों 7 से 8 वर्षों के दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है, इसके लिए केजरीवाल की सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। तो आपको क्यों चुन के भेजा गया है, जनता के द्वारा क्यों चुन के भेजा गया? अगर केजरीवाल का ही दोष नहीं है, सरकार की वर्तमान जो वहां पर चुनी हुई सरकार, उसकी दोष नहीं है, तो किसकी दोष बनेगी? साथ ही साथ सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति लगातार मांग करती रही है। वहीं LG की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार से मांग नहीं की गई। मानता हूं कि यह अधिकार क्षेत्र केंद्र का है कि नियुक्तियां करना है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं राज्य का कि वो कर्तव्य विहीन होकर कार्य करेगा, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। और मान लीजिए केंद्र से राज्य सरकार ने मांग नहीं की है कि नियुक्तियां नहीं, तो आप किस लिए आपको बनाया गया वहां पे LG? आपको दायित्व तो निभाना चाहिए। आपके साथ तो पहले तो आप लोग तय कर लीजिए, आप राजनीतिक रोटियां सेकने को बनाए गए हैं या जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए आपकी नियुक्तियां की गई है। अगर ऐसा ही तो सारे सिस्टम को बंद कर दीजिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मेरे अनुसार से दोनों का यहाँ पर गलती बराबर है। अगर राज्य नियुक्तियों को नहीं केंद्र उसे नहीं भेज रहा है, तो राज्य बार बार दबाव डाले, उसके लिए अन्य विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं। तो बजट सत्र में या तो अब बजटीय आवंटन में ये सब चीजें की जा सकती है। तो और विकल्प है राज्य के पास, ऐसा नहीं कि केंद्र से आग्रह करेगा तो ही चीजें हो सकती है। तो बार बार बोलने से, और LG को भी चाहिए कि ये सब चीजें राजनीतिक मुद्दे नहीं बनने चाहिए। देश का हित और राज्यों का हित तभी संभव है जब एक ऐसे युवाओं का निर्माण करे जहां पर शिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण बनाया जा सके। ये सब चीजें है ना, दायित्व पर निर्भर करता है। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, किताबों में आंसरों में नहीं लिखना है। अब सूडान में हिंसा है, फंसे हैं भारतीय निकालने का प्रयास तेज है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाल में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं विदेश से भारतीयों को लाने के लिए? इस प्रकार की विपदा जब भी आई है उसके लिए। तो पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सारे देश का नाम आप लोग पता होगा, मैंने इस पर पहले भी वीडियो एनालिसिस किया था जब अफगानिस्तान का मामला आया था उस समय का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि सूडान पर नजर रखी जा रही है, वहां पर लगभग 1500 भारतीय रहते, उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
और भी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप बना के सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है सरकार। और इसमें हमारी वर्तमान सरकार सजग रह रही है, तुरंत एक्टिव मोड में काम करती है, तुरंत सऊदी अरब से और भी चीज़ों से, संयुक्त अरब अमीरात से कनेक्ट बनाया गया है। तो जल्द ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, भारतीय हमारा तुरंत वापस आ जाएगा, इसके लिए चिंता का विषय नहीं बनना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है, 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने में राज्य की निभाएगी जिम्मेदारी, अमित शाह के द्वारा बोला गया है। और 2047 तक हमारा 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें लक्ष्य, अपने अपने जो लक्ष्य बनाए उसे निर्धारित करने के लिए बहुत सी चीज़ें की जाती है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों के प्रमुखों सम्मेलन में राज्यों को संदेश दिया, अमित शाह के द्वारा दिया गया है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, इसको है ना थोड़ा सा राइट डाउन कर लेना है, सुझाव क्या दिया गया है। तो ये आपको है ना नारकोटिक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में आपको कोई प्रश्न पूछ दे तो नशा मुक्त भारत में सरकार का योगदान क्या हो सकता है, तो इसके लिए ये पॉइंट आपको राइट डाउन करना होगा। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पीटी फैक्ट के तौर पर, एक सेकेंड कहाँ चला गया जी, हाँ देखिए, नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया सम्मेलन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में किया गया एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के, जिसका शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। तो ये आप लोग को पीटी फैक्ट के तौर पर। अब नार्को टेरर से देश से सुरक्षा में सेन लगाता है, नार्कोटिक्स जब भी आता है, नशा से युक्त, जैसे हेरोइन है, अफीम है, ये सब जो आता है भारत में तो खोखला बनाता है अंदर ही अंदर। उड़ता पंजाब आप मूवी देख सकते हैं, पंजाब के संदर्भ में वहाँ उसकी स्थिति समझ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सामाजिक दायित्व, जागरूकता के लिए सामाजिक दायित्व, शैक्षणिक धार्मिक संस्थाओं, खासतौर पर मातृशक्ति का योगदान इससे व्यापक बढ़ जाता है। ये सब बातें की गई हैं, तो आप इसे थोड़ा सा एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें तो आप लोग भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जहरीली शराब से मौत, मुआवजे की घोषणा श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बिहार सरकार का हाल ही में एक जो नियम आया था 2016 में, कि बिहार मद निषेध नियम 2016, जिसमें बिहार में शराब बनाना, बेचना और पीना तीनों, अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। उसके लिए अर्थात बिहार को शराब मुक्त बनाया गया था। तो हाल में अवैध शराब से आपको मौतें हो जा रही थी, जिसके बाद पहले तो विधानसभा में नीतीश जी के द्वारा यह बोला गया कि पैसा नहीं दिया जाएगा, बातें मुआवजा नहीं दी जाएगी, लोग मरते हैं तो मरने दे, तो ही तो इसका प्रचार होगा। पर हाल ही के घटनाक्रम ज़्यादा लगातार बढ़ गया, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें सरकार मुआवजा वाले को बताना, मुआवजा देगी तो उसके बाद बताना हो कि शराब कहाँ से खरीदी गई है, विक्रेता कौन है, तो इसके आधार पर भी हम उससे पकड़ सकते हैं। लोग वित्त लाभ के चक्कर में लोग बताएंगे, हम उसे पकड़ेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, तो इसका लाभ सभी लोग लेना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कुछ अतिरिक्त नहीं आप लोग को जानना है। अब केस स्टडी आप ध्यान रखिएगा, ये केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। तो जालसाज जो है, 700 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय गिरोह 8 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। इतना शैक्षणिक स्तर बढ़ने के बावजूद भी लोग कैसे जालसाजों में फंस जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको केस स्टडी के तौर पर पूछा जा सकता है। ऐसे ही जालसाजों का एक और भी है, जहाँ पर जमताड़ा, आप लोग नाम सुने होंगे, इसका एक मूवी अभी आया होगा, जमताड़ा गिरोह ने 6 को दबोचा गया, जिसमें 21,000 से अधिक फर्जी सिम बरामद किए गए। सोच के देखिए कितना बड़ा रैकेट चलता है। 25 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से अधिक, जहाँ पर 25 ठगी किया गया, 25 से अधिक लोगों से ठगी किया गया। तो इतने बेहतर प्रबंधन होने के बावजूद भी सर, यह कौन सी कमियां हैं जिसके आधार पर ये सब ठगी होती है। तो अवेयरनेस के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, या तो इस प्रकार से कहीं भी। तो आपको केस स्टडी के तौर पर इसे आपको देखना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना, जानना ज़्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने वाला कानून है, उसमें बात की जाएगी। राजस्थान में हाल ही में जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून दिया गया, राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया गया, उस पर जो मैंने चर्चा भी किया हूँ, उसे आप लोग जाके जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अब लोगों को स्वास्थ्य अधिकार मिलेगा, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ पर पॉजिटिव है कि लोगों को क्या मिलेगा इससे, राइट टू हेल्थ
पॉलिसी मिलेगी। पर इसी के साथ नेगेटिव यह है कि राज्यों के जो संसाधन उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके वित्त आवंटन कैसे किया जाएगा, प्राइवेट निजी संस्थानों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, ये सब समस्या सामने आई है। साथ ही साथ वित्त का आवंटन, हम बजटीय आवंटन नहीं बढ़ाएंगे तो इसके लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में यह है कि इस प्रकार के एक्ट आने से राज्यों में होड़ में मचता है और दूसरे राज्य भी स्वास्थ्य राइट टू हेल्थ का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, क्योंकि यह देखा जाता है भारत में कि एक राज्य द्वारा शुरू किया गया कोई योजना को दूसरे राज्य के द्वारा भी शुरू किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक वोटीकरण किया जाता है, राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य से ये सब चीज़ें भी की जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे महिलाओं को आरक्षण 50% आरक्षण लोकल बॉडीज में बिहार ने शुरू किया, उसके बाद अन्य राज्यों ने भी शुरू किया। हालांकि 33% तो केंद्र में स्थित था ही, पर 50% आरक्षण दिया गया। नौकरियों में 33% का आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बहुत से अन्य विभागों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो ये सब शुरू किया गया। ऐसे ही अन्य राज्यों में, जैसे आप एक देखे होंगे कि वन जीव सरकार ने 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था, जिसमें शायद उनकी सोच विचार यह थी कि शेर भालू आदि को बचाकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब 72 में जो कन्वेंशन हुआ था उसका हम लोग वाहवाही लूट लेंगे। पर हर अधिनियम देश के कानून व्यवस्था के अस्थायी अंग बना देता है, अर्थात जनता के साथ अपने अधिकारों के प्रति प्रेरित करता है। और सरकार सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2020 में सरकार के हाथियों के आने जाने के लिए सुपर स्पीड हाईवे के नीचे एक बड़ी सुरंग बना के उसके लिए मजबूर करना, ये चर्चा में रहा था, जिसमें मैंने भी अपना न्यूज एनालिसिस किया था, जहां बताया था कि किस प्रकार से वन्य जीव संरक्षण के तहत एक सुपर स्पीड हाईवे बन रहा है तो जंगल के बीच से गुजर रहा है। तो इसके बीच में से क्या है, आपको हाथियों का एक उसका नेचुरल जो आने जाने का जो उनका रास्ता रहता है वो बीच में पड़ रहा था। उसके लिए उनका बाधित ना हो तो इस पर क्या बनाया गया, अंडरग्राउंड बनाया गया। आपको अंडरग्राउंड और एक जगह ऊपर से बनाया गया कि नीचे से हाथियां गुजर जाए, एक नीचे से एक अंदर से बनाया गया कि अंदर से गाड़ियां गुजर जाए। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट लाया गया कि वन जीव संरक्षण। तो ये कौन जानता था कि भविष्य में ऐसे भी कुछ नियम कानून होंगे जो हमें अपने विकास के मानक को तय करने के लिए परिवर्तन करना होगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ही स्वास्थ्य हेल्थ राइट टू हेल्थ लाया गया, एक राज्य के द्वारा देखा देखी अन्य राज्यों के लाया जाएगा तो बजटीय आवंटन भी बढ़ेगा, इससे बहुत सी चीजें साथ में आएंगी। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से कवर कर सके। अब देखिए छोटे उद्यमों के माध्यम से सवरी देश की तस्वीर। तो चलिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा आप लोग, देश में एमएसएमई की परिभाषा क्या है। यह बीपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी में भी लगातार पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले नवीन परिभाषा क्या है उससे आप लोग बताइएगा। जब आया था उस पर मैंने वीडियो एनालिसिस किया था और आप लोग को पीडीएफ भी इसका प्राप्त है, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त है। जो लोग रेगुलर है पहले जाके पीडीएफ देख सकते हैं, वहां पर भी इसकी चर्चा की गई है। तो एमएसएमई की परिभाषा क्या है इसको थोड़ा बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, या पीडीएफ बना के आप शेयर कर सकते हैं। युक्ति आई इसका ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है जहां पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। और दैनिक जागरण का एक पैकेज बना हुआ है जो पेड ग्रुप होता है, वहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ बनाने के लिए क्या करना होगा आप लोग को, या तो एडोब रीडर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वो तस्वीर लेके वहां से पीडीएफ बना सकते हैं। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं पीडीएफ कैसे बनता है। पीडीएफ में भेजिएगा, ज्यादा आसान होता है चीजों को अंडरलाइन करना, सजेशन देना, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंकड़े को थोड़ा सा देख लेना कितना महत्वपूर्ण है। एमएसएमई हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग भारत के विकास का केंद्र रहा है, केंद्र बिंदु इसे माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे, यह सकल घरेलू जीडीपी में या 29% का, कुल विनिर्माण में उत्पादन में 45% का, निर्यात में 40% का योगदान देता है। सोच के देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो भारत का उसमें कितना 29% योगदान करता है। विनिर्माण जो उत्पादन है उसमें 45% योगदान करता है, और हम निर्यात जो करते हैं उसमें 40% योगदान देता है। तो इतना बड़ा क्षेत्र यह हमें सपोर्ट करता है एमएसएमई। तो यह व्यापक क्षेत्र हो जाता है जो और भी संसाधनों के लिए इसे और भी अवसर दिए जाने चाहिए, और भी इस पर संसाधन डेवलप करने चाहिए, और भी इसके लिए प्रबंधन करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, यह देश के क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश में लगभग 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स जो आधे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो 50% से अधिक जो है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक आधार भी इसे माना जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे कवर करना है। साथ ही साथ नियामक ढांचा अत्यधिक जटिल है इसका,
कैसे इसको प्रबंधन किया जाएगा, इसके लिए पर्याप्त समयबद्ध ऋण लागत तक पहुंच कमजोर कड़ी है, तो लागत नहीं मिल पाता या उच्च दर पर ऋण प्राप्त होता है लोकल स्तर पर, तो ये सब आंकड़े हैं, तो इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है, ये सब चीजें समझने की जरूरत है। अब है कि यहाँ पर औपचारिक क्रेडिट सिस्टम से बाहर है जो बातें निवेश की आकर्षित आधुनिकीकरण की बात की जा रही है, साथ ही साथ निगरानी तंत्र विकसित करने, क्रेडिट स्कोर की बात की जा रही है। तो ये सब नॉन कोर एक्टिविटी पर जो हमारा राजस्व है एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है एमएससी भी, इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शुरुआत की, इसमें एमएससी का पर्याप्त लाभ प्राप्त करने को और भी अवसर दिए जाने चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि एमएससी का जो कॉन्सेप्ट है उसे और भी सशक्त करने की जरूरत है, और भी बेहतर प्रबंधन करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिखिएगा 150 शब्दों में। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, रीढ़ होते हुए भी यह कई अपेक्षाओं से घिरा हुआ है, कई अपेक्षाओं से घिरा हुआ। इसे बेहतर बनाने के लिए भविष्यगत प्रयास क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग रिपीट सुन लीजिएगा, रिकॉर्ड पॉज करके। इसका आंसर आप लोग शाम को 10 PM तक आप लोग को शेयर कर देना है, युक्ति IAS के ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर, ठीक ना। वहाँ पर आपको सारे सिस्टम है, आप लोगों को लोग वहाँ पर, उसके बाद मैं रिव्यू रात को करता हूँ, आप लोगों का मैसेज कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार झारखंड में खुलेगा निर्यात का रास्ता। आपको गतिशील नेशनल मास्टर प्लान, जो PM गतिशील मास्टर प्लान, जिस पर मैंने न्यूज एनालिसिस पहले भी कर चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा ऐप पर। दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस के न्यूज एनालिसिस पेपर जो PDF मिलता है वहाँ पर भी दिया हुआ है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। इंडो नेपाल हल्दिया बॉर्डर प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो भारत झारखंड निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। तो ये सब लगभग 30,233 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट की लागत है। तो रक्सोल हल्दिया तक एक्सप्रेस वे आपको बढ़ जाएगा, तो उसके बाद हम बेहतर प्रबंधन और भी कर पाएंगे। ये सब आंकड़े आए हैं, तो जब ये शुरू हो जाएगा और भी चीज़ें सामने आएंगी। तो चलिए इसके साथ ही आज का न्यूज एनालिसिस इतना ही, फिर एक नई न्यूज एनालिसिस के साथ कल हम मिलते हैं और बेहतर चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। आज फास्ट फॉरवर्ड में है, जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि 1 घंटा हो जाता है आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, हमको पता है कि आप लोग थक जाते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।